मतलब क्या है, छोटे बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे से लेकर के और आपकी जमीन के अंदर जो जो संसाधन हैं और आपकी धरती पर जो भी चीजें मौजूद हैं उसके ऊपर अपना नियंत्रण। आज आपकी जमीन आपके पास है, उसके अंदर कुछ निकल आता है तो वो आपका है। सोना निकल आए, उसमें कुछ पैसा दबा हो किसी का पेटी, तो आने वाले वक्त में ऐसा कानून आए कि आपका वो ना रहे, वो किसी और का है, इवन जमीन भी आपकी ना रहे। अब मान लीजिए आपके ऊपर कंट्रोल करना है, इंसान के ऊपर कंट्रोल करना है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने का एक सीधा सा तरीका है कि आप उसके खाने को कंट्रोल करें। भाई जैसे मदारी बंदर को नचाता है, या सर्कस का जो वो होता है, ट्रेनर होता है, जो वो सर्कस के जानवरों को ट्रेनिंग देने से पहले भूखा रखता है। वो भूखा रहेगा तो जैसे वो करेंगे वैसे करेगा, तो एक खट्टर पे शेर भी चढ़ के मतलब उसकी तरह काम करेगा। अब पहले क्या होता था, लोगों को लगता था कि पहले कुछ साइंटिस्ट ने बोला, कुछ लोगों ने बोला कि जो भी तेल कंट्रोल करता है वो देश कंट्रोल करता है। तेल हो गया, अरब कंट्रीज को बदनाम करके हो, चाहे वो क्या नाम, इराक के ऊपर सद्दाम हुसैन के ऊपर उसको बदनाम करके गया। तो वही खेल अब है कि इसको कैसे किया जाए। ये खेल शुरू होता है बहुत पहले से। मतलब आज आपको जो टीके लग रहे हैं, इस टीके के जो साइड इफेक्ट हैं वो साइड इफेक्ट इससे पहले पैदा कर दिए गए। यानी कि आज अगर आपको दिमाग में क्लॉटिंग होकर के आपको ब्रेन हैमरेज होता है या आपके हार्ट ब्लॉकेज होता है, तो आपको ये लगेगा कि तो पहले भी तो हो रहा था, इसमें नया क्या है। भाई हार्ट अटैक से पहले भी तो मर रहे थे। जो भी चीजें आपके अंदर डालनी है, अब कोरोना लाया जाएगा, किस तरह से आएगा, कौन कौन देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या क्या कहेगा, क्या बयान होंगे, इसकी कमान दी जाएगी, फार्मा कंपनियां कब आपको वैक्सीन देंगी, दूसरी चीज़ें आपको कब देंगी, वो सारा का सारा ऑलरेडी प्लान स्ट्रेटजी 2019 में बन चुकी है। अक्टूबर 2019 में बाकायदा इसकी रिहर्सल हुई थी, जैसे अपन 26 जनवरी के लिए रिहर्सल करते हैं। किट तो 17 में खरीद ली थी, तैयार 15 में हो गई थी। और वो किट जिसको बनाने वाला बंदा बोल रहा है, अच्छा आपको मालूम है कि जो ये आर्टिफिशियल किट बनाई थी जिसने, उसको नोबेल प्राइज मिला था, पता है आपको। और आपको ये भी पता है कैरी मूरिस साइंटिस्ट का नाम, कैरी मूरिस है, उसको नोबेल प्राइज मिल गया था। और उसको जो ट्रेडिंग कर रही है वो रॉकेफेलर कंपनी। मतलब आपको या तो रॉकेफेलर मिलेगा, या रोथस्child फैमिली मिलेगी, या गेट्स, मिलिंडा गेट्स, वेलकम ट्रस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। अब हम लोगों को बचा कौन सकता था? पॉलिटिशियंस, या तो विरोधी पार्टी के पॉलिटिशियंस कुछ बोलते, या डॉक्टर्स वो कुछ बोलते, या जो समाज में और कार्यकर्ता हैं। वही आज वो थोड़ी देर पहले बातचीत चल रही थी कि जो NGO वाला गेम था उनको पहले मैनेज करना, फिर पॉलिटिकल लीडर्स को मैनेज करना। पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जितना जोर लगा रहा है मास्क पहनाने पे और टीका लगाने पे, उससे ज़्यादा जोर राहुल गांधी लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा जोर लगा रहा है राहुल गांधी। एक टीके लगाओ, फटाफट टीके लगाओ। अब किसके सामने लगाने को बोल रहे हैं, किसको कह रहे हैं, ये नहीं आता है। उससे पहले फार्मा कंपनीज को अगर मैनेज करना है, भाई आपके जो डॉक्टर्स हैं, मेरे ख्याल से आप सबके किसी ना किसी जानकारी में कोई ना कोई डॉक्टर तो होएगा। MBBS कैसे करता है? 12वीं तक खूब रट्टे मारता है, 12वीं में फिर एक पेपर पास करता है, उसको एक सिलेबस पढ़ना होता है और वो MBBS करता है। फिर किसी अस्पताल में जाता है, तो वहाँ जाके वो क्या काम करता है? बेसिकली आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या काम करता है कि मेरे दर्द है, आप बोलोगे मेरे घुटने में दर्द है, सबसे पहले ये टेस्ट करवा के लेके आओ, आपका फोलिक एसिड तो नहीं बढ़ गया है, आपका कैल्शियम की तो नहीं कमी, किस किस चीज़ की, वो टेस्ट हो जाएंगे। फिर आप टेस्ट करवा के उसके पास आएंगे तो डॉक्टर आपको सबसे पहले क्या करेगा? ये दवाई लिख रहा हूँ 1 हफ्ते की, ये खा लो, खाने के बाद फिर क्या होता है फिर बता। मतलब सबसे पहले आपको दवाई दे रही है, बाद में देखेंगे क्या होगा। हर डॉक्टर आपका यही काम कर रहा है, ड्रग पुशर। आपकी बॉडी को आपके अंदर से मजबूत ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखा है इन्होंने। मतलब होते ही टीके लगा दो बच्चों को, वैक्सीन लगाओ,
फिर उसके बाद और जब भी कुछ हो जाए डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाएं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हर मतलब जब भी कोई किसी बीमारी के बारे में एडवर्टाइजमेंट आएगी तो नीचे आते ही किसी भी तरह की तकलीफ होती ही सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर जाते ही आपको ड्रग दे रहा है, मतलब वो दवाई दे रहा है। यानी कि पूरा का पूरा खेल ये चल रहा है कि किसी भी तरीके से हमारे देश के अंदर जो लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी बची हुई है उसको खत्म करना, क्योंकि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। फिर खाने का केस, आपको खाना भी इस तरह का दिया जा रहा है कि आपके अंदर वो डिजीज आए जिनकी वजह से आपकी शॉर्ट मौत हो। ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे आपका हार्ट अटैक हैं, दूसरी चीज़ें हैं, कैंसर है, वो सारा का सारा चीज़ से आ रहा है जो आपके पास बीज आ रहे हैं, जो आपके पास फसल आ रही है, जो खाना आ रहा है, जो किसान उगा रहा है। किसान को प्रमोट किया जा रहा है कि तुम ये वाले बीज बोओगे तो तुमको ज़्यादा कीमत मिलेगी। यानी कि तुम अगर लोगों के शरीर के अंदर जहर लेके जाने का खेल खेलोगे तो जो आदमी हरित क्रांति को बनाने वाला है, रोकेफेलर फाउंडेशन जो हरित क्रांति लाने वाली है, वही कंपनी रोकेफेलर कंपनी ही पेस्टिसाइड बनाती है। सेम कंपनी आपके बीज बना रही है, वही आपके पेस्टिसाइड बना रही है, और वही कंपनी दवाइयां बना रही है। सवाल ये देखो आप, पूरी दुनिया में बिग फार्मा जो है वो बिग फार्मा का मालिक यही रोकेफेलर फैमिली है, सारी की सारी। ये इधर चल रहा है। फिर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक का खेल, आपसे जुड़ा हुआ हर डेटा, आपके बच्चे कितने हैं, फैमिली में कितने लोग हैं, आमदनी कितनी है, ज़मीन कितनी है, मकान किसके नाम है, गाड़ी कितनी है, महीने का खर्चा कितना है, पैन के साथ, आधार कार्ड के साथ, UHID के साथ आपकी सारी की सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। वो सारी की सारी लिंक कहाँ है? सर्वर पे। सर्वर किसके पास है? अमेरिका के पास। अमेरिका में कौन है? जो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, यानी अपने से संबंधित आपकी इकोनॉमिक स्टेटस हो, आपका सोशल स्टेटस हो, आपका जैसा भी स्टेटस हो, उस सारी की सारी जानकारी बिल गेट्स के पास है। यानी आदमी कौन कौन कहाँ है इस वक्त आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब करना है आपको कंट्रोल। भाई जमीन कंट्रोल हो गई। जमीन कैसे कंट्रोल हो गई? किसानों के लिए नए कानून आए, भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर अमेंडमेंट हुआ। इससे पहले जितने भी हुए उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से किसान को बर्बाद किया जाए। आपने शायद नोटिस भी नहीं किया, सिर्फ किसान को नहीं, समाज के हर तबके को। 2016 में नवंबर में नोटबंदी आई थी और नया 2016 वित्तीय वर्ष जब शुरू हुआ था, अप्रैल 2016 में, आप में से कोई बैंक में है? अगर कोई नहीं है तो बैंक वालों से पूछना। अप्रैल 2016 के अंदर हर बैंक के कर्मचारियों को इतना प्रेशराइज किया गया था कि लोन बांटो, लोन बांटो, लोन बांटो, जितना लोन हो सकता है बांटो। यानी कि लोन बांट करके और नोटबंदी करनी है। मतलब आपको लोन बांट दिया, आपने किराए पे जमीन ले ली, दुकान खोल ली और कर लिया, और नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को बिठा दिया। फिर GST आने से पहले ऐसे ही हुआ। फिर जो ये कोरोना 2020 के अंदर कोरोना के लिए लॉकडाउन लगाया, उससे पहले, साल खत्म होने से पहले, अक्टूबर में जब वो हो रही है अपने पास जो ट्रायल हो रहा है, जो आपका एक्सरसाइज 201 हो रही है, उस टाइम पे लोन बांटने का इतना प्रेशर था हर बैंक कर्मचारी के ऊपर कि सबको कर्जदार बना दो, सबको कर्जदार बना के और फिर लॉकडाउन लगा दिया। यानी कि आपकी जमीनें तो बिकेंगी, दुकान जिसने नई खोली है वो तो बर्बाद होगा। गुजर से जमींदार को, अब जो खेती जो कर रहा है आदमी, उसके खेत पे किसान क्रेडिट कार्ड दे के लोन दे रखा है, उसकी लिमिट अब बढ़ा रहे हैं। आपके यहाँ भी बढ़ा रहे होंगे जरूर, ये बढ़ा लो, जितना मर्जी ले लो। मतलब आपका लोन बढ़ा रहे हैं और आमदन को खत्म कर रहे हैं। आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं, आमदन खत्म कर रहे हैं। मैक्सिमम आप कर्जदार हो जाओ। बिजली के बिल भी इसी तरीके से बढ़ेंगे, आपके गाड़ियों के चालान इस तरह से कटेंगे, आप कोई गलत काम करोगे उसके फाइन इतने ज़्यादा लगेंगे, आपके ऊपर कोर्ट के भी फीस बढ़ जाएगी, आपके बच्चों की पढ़ाई भी महंगी हो जाएगी। मतलब आप इकोनॉमिक तरीके से, मतलब जो पैसा है वो खत्म, और ज़मीनों फिर बेचने के लिए आप हो जाओगे तैयार। भाई आपके पास ज़मीन नहीं बची तो अब खाना आपको कहाँ से मिलेगा? राशन, पहले खाना कैसे देते थे? पहले दुनिया को खाना दे रही थी FCI ने जिम्मेदारी ली हुई थी कि
कि अगर भारत को अकाल का सामना करना पड़ जाए, अगर भारत में 2 साल भी सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो हमारी एफसीआई के पास इतना खाना रहता था कि कम से कम 2 साल जो है वो पूरे देश को खाना खिला सकती थी। जो 2,40,000 मीट्रिक टन जो साल के अंदर हमारी पैदावार होती थी, उस पैदावार से इन्होंने पहले तो खरीदना बंद किया एफसीआई ने। नंबर 2 पे फिर अब ये 85 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज दे के ये अब बांट दिया। जितना खराब अनाज था वो सारा बांट दिया। आपने देखा होगा पूरा सड़ा हुआ अनाज मतलब हम लोगों को मिला है। जो बचा हुआ अनाज में से जो अच्छा अनाज है वो इनके साइलोज में और इनके बड़े स्टोरेज में जा लिया। आज अपने देश के पास सिर्फ 100 यानी 240 लाख मीट्रिक टन होता था, आज सिर्फ 100 लाख मीट्रिक टन अनाज बचा हुआ है। यानी अगर आज अकाल पड़ता है या युद्ध आ जाए तो हम सिर्फ 6 महीने खा पाएंगे, 6-7 महीने, इससे ज्यादा पूरा देश नहीं खा पाएगा। इधर से हार्ड टेक्नोलॉजी आ रही है, जो टेक्नोलॉजी आपके जमीनों के ऊपर जहाँ पे आपको ज्यादा बारिश चाहिए वहां बारिश होने नहीं देंगे, जहां बारिश नहीं चाहिए जैसे बाजरा होता है, हमारे पास कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको बारिश कम चाहिए, जिनको पानी कम चाहिए, वहां आपको बारिश बहुत ज्यादा आएगी। अभी जयपुर के अंदर ओले पड़े थे, हमारे राजस्थान में मतलब, ठीक है। यानी कि अब इधर से तो आपका हो गया जमीन कंट्रोल, उधर से आपका खाना कंट्रोल, इधर से आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल। अब खेल आता है कि आपको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब भारत में तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन को में से अगर 5% लोग भी अगर जाग जाते हैं, या मैं कहूँ 1% भी जाग जाते हैं, तो भी मतलब 1.3 करोड़ लोग बनते हैं। मतलब हमारी जो सेना, मिलिट्री, पुलिस, इन सारों से कितने गुना बनते हैं हम लोग। कहने का मतलब ये हुआ कि इनको ये मतलब रह गया कि इतने लोगों को डंडे के दम पर कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी देशों में कर सकते हैं, जहाँ पब्लिक कम है, पुलिस फोर्स ज्यादा है, वहाँ किया जा सकता है। भारत में पुलिस, सेना, बंदूक और डंडे के दम पर काबू नहीं किया जा सकते। खास तौर पे जो किसान प्रजातियां हैं, खास तौर पे जो गांव में रहने वाले आजाद किस्म के जो लोग हैं उनको। शहरों का आदमी ने तो अपने आप को गुलाम पहले ही बना रखा है। वो तो सुबह उठता है, सेम वो मतलब फॉलो करता है अपनी दिनचर्या को, रात तक वो ना उसको दुनिया से कोई मतलब, उसको तो दुनिया के बारे में जानना होता है, तो वो झूठी खबरें देखता है सिर्फ मीडिया पे या अखबार में। वो समाज से कुछ नहीं ले रहा, हो ना समाज को कुछ दे रहा हो, वो बेचारा अपना खा रहा, अपना टैक्स दे रहा, वो कह रहा है मेरे से ज्यादा बढ़िया आदमी कोई नहीं है। तो इतने सारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इनके पास कोई ना कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जो ये कहें चुपचाप मान ले। उसकी प्रैक्टिस इन्होंने लॉकडाउन के दौरान कई बार करवा के देखी है कि कितने गधे हैं जो चुपचाप बस बजा रहे हैं थाली, कुछ तो पीट रहे हैं थालियों को, मतलब इस तरह से वो इतने ज्यादा है कि आप इतना सा कहोगे तो हम इतना बजाएंगे। तो वो हो गया। फिर इसके बाद होता है, इसके बाद खेल होता है कि कितने लोगों ने सिर्फ कहने भर से टीके लगवा लिए। अब हमारे गांव के आदमी को जानबूझ करके इतना अनजान रखा जाता है, इतना अनपढ़ रखा जाता है कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग तो हमारे डॉक्टरों में नहीं है। हमारी कोई रिसर्च ओरिजिनल नहीं डॉक्टरों के पास, हमारे किसी साइंटिस्ट के पास अपनी ओरिजिनल रिसर्च नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है अपने देश के अंदर। जो अमेरिका 20 साल बाद उसको रद्दी कर देता है वो हमारे को बेचना शुरू करता है 20 साल के बाद कम से कम। यानी जो आज हमारे को मिल रहा है वो पहले ट्रायल कर चुके हैं। जो आज हमारे को टीके से हमारे को साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो पहले से ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है कि कहाँ कहाँ क्या होगा। बच्चों को इसलिए नहीं लगवा रहे लोग क्योंकि पहले जब लगवाए थे तो बहुत से बच्चे जो वो मरे थे, उनको इसलिए बहुत से लोगों को ट्रायल के लिए भी अपने बच्चे नहीं दिए थे, फिर है ना, वॉलंटियर नहीं तो बने थे। अब इससे पहले 5G का यहाँ कुछ इफेक्ट देखने को मिला था उस टाइम पे दूसरी वेव में आपके यहाँ पे दिल्ली के एरिया के अंदर, क्योंकि इनका जो स्टार्ट होना है, जो खेल शुरू होना है नहीं 5G का ट्रायल हुआ, नासिक में बीच में ट्रायल हुआ था, कुछ दरमियान कुछ 10-12 लोग मरे थे। और गला भी सूखता था, बहुत से लोगों का गला चक्कर आके गिर गए, चक्कर आके गिरे तो वापस यहाँ तक कि बहुत से लोगों को सुसाइडल थॉट भी आते। रात को मेरा गला सूखता था। हाँ, नाइट कर्फ्यू जब कर रहे थे पूरी मुंबई में, तो वो ये 5G ट्रायल था। 5G ट्रायल था। तब हम सबको बोलते थे कि अपना मोबाइल रात में बंद रखो, क्योंकि लोगों को रात में मोबाइल की आदत होती थी। और यूपी में इसका असर काफी था, क्योंकि मेरे जितने भी काम करने वाले लेबर है यूपी के, तो मैंने उनको यही तक बोला था आप छत में सोना भी बंद कर दो, क्योंकि गर्मी के दिनों में 5G ट्रायल बहुत बड़ा था।
हाँ। और वो बोलते हैं अड़ोस पड़ोस में लोग मरे और कोई किसी को मिलने तक नहीं गया। हाँ। क्योंकि उनको लगा ये करो ना, ये बीमारी की वजह से था। और कोई बीमारी तो नहीं। कोई, क्योंकि अगर जाओगे और उनसे बात करोगे तो बात खुलती जाएंगी और असलियत पता चलती जाएगी। तो इन लोगों ने बड़ा इंतजाम किया कि लोग एक दूसरे से मिले भी ना। जो रात में इनको ट्रांसपोर्ट करना है सामान, जो बड़ा बड़ा 5G का मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, उसको देखे भी ना लोग घरों में घुसे रहे। नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या था? लोग ये समझ रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे ये सोचकर कि यार ये अच्छी पागल सरकार है कि शाम को कोरोना चला जाएगा, दिन में आ जाएगा। ये मतलब पागल है। वो एक्चुअली इतने ओवर स्मार्ट हैं कि वो उसके पीछे क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाना नहीं चाह रहे हैं। कि आप जिस वक्त घरों के अंदर लाइट बंद करके और जिस वक्त दरवाजे बंद करके सोच रहे हो कि बाहर नाइट कर्फ्यू है, उस टाइम पे उनका सेंट्रल विस्टा बड़े जोर शोर से चल रहा है। वहां पर कोई बीमारी नहीं आती है दिल्ली के अंदर। मतलब सेंट्रल विस्टा को छोड़ के पूरी दिल्ली में मास्क कंपलसरी है, वहां पे नहीं है। वो जोर शोर से काम चालू है, वहां पे बहुत जोर से चल रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब 5G आता है तो 5G की टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, रेडिएशन बढ़ा के देखते हैं। 0.1 से नीचे जहां तक रेडिएशन रहता है तब तक तो कोई खतरा नहीं है किसी को, तब तक ठीक है। लेकिन क्योंकि कंपनी के ऊपर है ये कितना स्ट्रॉन्ग कर दे रेडिएशन को, तो वो जैसे ही 0.4 की रेंज में जाता है, चिड़िया मरनी शुरू हो जाती हैं, आपके और पक्षी मरने शुरू हो जाते हैं, आपको सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपका गला सूखता है, आपके फेफड़े खत्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जा ही नहीं पाता आपको। और हमारे यहाँ पर रोहतक के अंदर एक गांव है टिटोली, वहाँ रोज के रोज 6-7 लोग मरते थे। उन लोगों ने डीसी को, कलेक्टर को बुला करके और वहाँ दिखाया, उसके बाद उनको समझाया, फिर आंदोलन की धमकी दी, तब जाके कलेक्टर ने वो 5G का टावर बंद कराया। बंद कराते ही लोग मरने बंद हो गए। अभी तो लोगों को समझ में आने लगा कि इसका मतलब 5G का भी खेल है। फिर करंट लगना भी बंद हो गया। फिर इनके पास, इन्होंने पहले से रिसर्च कर रखी है, एक वर्ड है, एक शब्द है, ग्राफीन ऑक्साइड। ग्राफीन ऑक्साइड एक ऐसी चीज है, वो अगर आपके शरीर में है तो वो एक काम करता है कि आपकी बॉडी से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो इजीली पास होने देता है। और पिछले 10 साल से करीब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और जो बड़े बड़े अपने आप को इनोवेटिव वो बोलते हैं, वो ये साबित करने पे लगे हैं कि ग्राफीन ऑक्साइड इज ए मैजिकल सब्सटेंस, ग्राफीन ऑक्साइड इज ए लाइफ सेवर। मतलब उसके कुछ असर ऐसे भी हैं कि ग्राफीन ऑक्साइड से अगर पानी पास करा रहे हो तो वो बिल्कुल फिल्टर होके आ रहा है, साफ होके आ रहा है बिल्कुल से। तो वो दिखा रहे हैं कि यार ये तो पीने पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। समंदर के पानी को भी अगर आप डाल रहे हो तो भी वो बिल्कुल प्योर दे रहा है, ड्रिंकेबल पानी दे रहा है। तो वो उसको वहाँ उसका वो इस्तेमाल दिखा के लोगों को ये बता रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत मैजिकल चीज आपकी बॉडी में हो तो कमाल की चीज हो जाती है। इधर से एलन मस्क ने न्यूरालिंक खरीदी थी, आपको पता है इस बात का? एलन मस्क न्यूरालिंक खरीद चुका है। न्यूरालिंक के बारे में आप लोगों को मालूम है? न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जिसने वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि वो आपके माइंड को जो चाहे कमांड दे सकते हैं, वो आपके माइंड को जो चाहे मेमोरी दे सकते हैं, वो आपकी मेमोरी को स्टोर भी कर सकते हैं, वो आपको अपनी नई मेमोरी भी दे सकते हैं। यानी वो आपके दिमाग के साथ कनेक्ट करके वो आपको अगर कुछ कमांड देते हैं तो आपको मानना मजबूरी हो जाएगी। आप वो कह रहे हैं, उन्होंने क्या बताया इसका फायदा लोगों को, आज से 4 साल पहले की है ये जो रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एलन मस्क ने जो खरीदी। एलन मस्क कौन है? टेस्ला का बिजनेस पार्टनर। टेस्ला कौन है? सबसे बड़ा आदमी है वो। टेस्ला कौन है? जिसने अभी इलेक्ट्रिक कारें नए बनाने का काम किया है। यानी कोई बात नहीं। हाँ, तो टेस्ला का पार्टनर एलन मस्क, वो आपकी दिमाग को कर रहा है कंट्रोल। अब आपको आपने हेल्थ बैंड देखे हैं किसी ने? हेल्थ बैंड जो हाथ पे घड़ी बांधते हैं, कितने कदम चले, कितना क्या कुछ हुआ, उस हेल्थ बैंड से जो इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में भी आ जाती है। इसका मतलब मोबाइल से भी जा सकती है उसमें, इसका मतलब वहां से अमेरिका भी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ
कि आपके शरीर को न्यूरालिंक की कोई चिप जुड़ी हो। एक चिप आपको शायद माइक्रोचिप के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताऊं, 4 साल पहले कंपनी ने अपने कर्मचारियों को लगाई थी वो चिप। यहाँ लगती है हल्की सी, पता भी नहीं चलता, आपको कभी फील भी नहीं होगी कि लगी हुई है। आपने कोई पेमेंट करनी है, आपने कुछ दिखाना है, आपको कोई कागज पेन कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो वहाँ टच कर दो। जो अभी आजकल आप मोबाइल से करते हो ना स्कैन, पैसे ट्रांसफर वैसे हो जाएंगे, पैसे करो नजदीक हो जाएगा, आपको हाथ में कुछ नहीं लेके जाना, कोई पेन कॉपी और ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो चिप आपके पास है, अगर वो चिप आपकी बॉडी में लगी हुई है, तो आपका सारा डेटा मोबाइल में और वहाँ से यहाँ यू विल ओन नथिंग एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। यानी आपको अगर मैसेज भेजना है कि आपने नहीं लड़ाई लड़नी तो आप नहीं लड़ेंगे, आपको हाँ रोबोट बना देने का। अब आम आदमी को ये बात नहीं समझ में आएगी कि आदमी को रोबोट कैसे बनाया जाएगा। जो गांव का आदमी उसको कैसे समझाएं हम कि तुम्हें रोबोट बनाने की तैयारी चल रही है, तुम्हारी इंसानियत खतरे में है, तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां खतरे में है, उससे हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्लोटिंग हो रही है, उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन है, एमआरएनए है। एमआरएनए क्या कह रहा है? एमआरएनए आपकी बॉडी को बता रहा है कि तुम्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने हैं। स्पाइक प्रोटीन कैंसर बनाते हैं और साथ में खबरें चलने पर लग जाती हैं कि कैंसर जो है भारत 2025 तक कैंसर से ग्रसित होगा। बनेगा किससे? वो लोगों को लगेगा वो नकली दूध से बनेगा, लोगों को लगेगा वो नकली दवाइयाँ खाने से बनेगा या फिर वो पेस्टिसाइड वाला खाने से बनेगा। एक्चुअल बनेगा वो आपकी बॉडी के अंदर ही बन रहा है कि आपकी बॉडी स्पाइक प्रोटीन बनाएगी, आपको क्लोटिंग होगी। क्लोटिंग का मतलब है आप कहीं भी हो जाएगी, अगर हार्ट में हो गई तो हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन में हो गई तो ब्रेन हेमरेज हो गया, आपके अगर मान लो प्रजनन तंत्र में हो गई तो आप नपुंसक हो जाएंगे, सिंपल। तो इनका टारगेट अगले आपके बच्चे हैं। इसके बाद मतलब पहले एक लग रहा है, अब जबरदस्ती कर रहे हैं, तो दूसरा लगवाने बहुत पब्लिक गई नहीं है क्योंकि लोगों को पता लगने लग गया कि सब फ्रॉड चल रहा है। अब दूसरे का प्रेशर आएगा, दूसरे के प्रेशर में आपको डंडा करेंगे, ये आप कुछ भी करेंगे, मतलब कर दिया इधर कर दिया ना, वही नहीं तो लोग खड़े होंगे तो कहाँ से हो जाएगा? अगर लोग इकट्ठे होंगे, देखिए लोगों को ये बताना पड़ेगा, सरकारों को ये बताना पड़ेगा कि भाई मालिक हम हैं, तुम हमारे नौकर हो, तुमको जो ये डिसीजन लेने की पावर मिली है, भाई जो कलेक्टर को तनख्वाह मिलती है वो हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है, और उस कलेक्टर को जिसने पावर दिया उसको पावर हमारी वोट ने दी है। तो असली मालिक हम हैं, हम बताएंगे तुमको क्या करना है, तुम नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है। तो ये पब्लिक को ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं होते हैं तो आने वाले वक्त में आपके पास अनाज तो रहेगा ही नहीं, आपका खाना भी इनके पास है, आपकी बॉडी का हर आपके बारे में हर डिटेल अवेलेबल है। अगर कॉन्स्पिरेसी की डिटेल में जाएंगे तो आपके बैंकिंग सिस्टम भी क्लैश होने वाला है, आपको डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जबरदस्ती धकेला जाएगा, और फिर आपको वो जो चिप लगा करके सोशल क्रेडिट्स मिला करेंगे कि अगर आप गुलाम वाली ज़िंदगी जी रहे हो तो आपको मिलता रहेगा रोशन पानी सब अच्छे से, अगर नहीं तो तुम्हें 2 दिन भूखे रखो, इसको पता लग जाएगा। फिर कहकर ठीक है बाबूजी आप जो कह रहे हैं मान जाएंगे, अब तो दे दो, अब तो दे दो। भाई भूखा मरता क्या करेगा? सर्कस के वो बनाने हैं शेर अपने को। तो अगर इससे बचना है तो मास लेवल पे प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, बड़े लेवल पे लोग इकट्ठे होना पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी समझाओ। मुझे ये लगता है कि पब्लिक जब खड़ी हो जाएगी तो इनका ये एजेंडा डिले हो जाएगा, और ये एजेंडा डिले हो जाए तो तब तक हम आसपास दूसरी पब्लिक को सेल्फ सफिशिएंट बना देंगे, सेल्फ डिपेंडेंट, कि सरकारें को इंस्ट्रक्शंस यहाँ से कैसे जाएंगी उसका सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। कि गांव से अगर गांव के 4 आदमियों को कोई बात कहनी है सरकार से तो वो बात कैसे जाए और उसका असल में असर हो, ये सिस्टम बना के देना पड़ेगा उनको। कि अभी डिले कर लो प्रोपेगेंडा को, बाद में तो देख लेंगे, इनसे लड़ेंगे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मास लेवल पे प्रोटेस्ट हो कि ये टीके ना लगाए जाए जबरदस्ती, मास लेवल पे प्रोटेस्ट हो कि मैंडेटरी ना किया जाए। जिसने लेना है, जिसको नहीं समझ में आया या जिसने टेलीविज़न बहुत देखना है वो देखे और लगवाए, बट जिसने नहीं लेना है उसको जबरदस्ती ना की जाए, फोर्स ना हो किसी भी तरीके से। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं, कोई कह रहा है यार, अब एक आधा बंदा ऐसा भी मिला, वो कहता है मेरे को नज़ला था और मैंने टीका लगवाया और मैं ठीक हो गया, मेरा नज़ला अब नहीं हुआ है, मेरा जुकाम नहीं हो रहा तब से। मैं कहा चल तेरे लिए अच्छी बात है, पर मेरे को नहीं चाहिए, मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए। तो मेरे को इजाज़त दी जाए कि मुझे भी ना लगे, और आने वाले वक्त में बच्चों को बचाना तो सबसे पहली प्रायोरिटी है। तीसरा